स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बता दें आपको कि चुनावी बिगुल बज चुका है। 7 चरणों में हो रहे लोकसभा चुनाव में ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। 1 महीने बाद ही पहले चरण के चुनाव के लिए मतदान होना है। लोकसभा की कुल 543 सीटों के लिए 7 चरणों में वोट डाले जाएंगे। पहले चरण के तहत अलग अलग राज्यों में 102 सीटों के लिए 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। 17 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में होने वाले पहले चरण के चुनाव के लिए 20 मार्च को अधिसूचना जारी की गई थी। इन जगहों पर नामांकन के लिए आखिरी तारीख 27 मार्च है। वहीं पहले फेज के लिए आज कई बड़े दिग्गजों ने नामांकन दाखिल किया। यूं तो चुनाव के आते ही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है। सभी नेता अपने अपने अच्छे रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच जाते हैं और वोट देने की मांग करते हैं। इसके साथ ही पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर टीका टिप्पणी छीटाकशी करते हुए भी नजर आते हैं। तो वहीं चुनावी बाजार में आज कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के एक अपमानजनक पोस्ट ने सियासी हलचल मचा दी। दरअसल सोशल मीडिया पर सुप्रिया श्रीनेत ने बॉलीवुड एक्ट्रेस और मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत पर अभद्र टिप्पणी कर दी, जिससे कि सियासत गर्मा गई। ये विवाद थमा नहीं है। वहीं सुप्रिया श्रीनेत ने अब एक बयान में दावा किया कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर एक्सेस कई लोगों के पास है। उन्होंने इसी के साथ ये भी कहा कि मेरे फेसबुक और इंस्टा के अकाउंट पर कई लोगों का एक्सेस है। इसमें से किसी व्यक्ति ने आज एक बेहद ही घृणित और अपमानितजनक पोस्ट किया था। मुझे जैसे ही इसकी जानकारी हुई तो मैंने फौरन ही पोस्ट हटा दिया। सुप्रिया श्रीनेत ने आगे ये भी कहा कि जो भी मुझे जानता है वो ये अच्छी तरह से जानता है कि मैं किसी भी महिला के लिए व्यक्तिगत बेकार की बात नहीं करती हूँ। मेरी जानकारी में आया कि ये पोस्ट पहले एक पैरोडी अकाउंट से सुप्रिया पैरोडी पर चल रहा था। यहाँ से किसी ने ये पोस्ट उठाकर मेरे अकाउंट पर पोस्ट कर दिया। मैं ऐसा करने वालों की पहचान में लगी हुई हूँ। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ। जाहिर सी बात है, इतना कुछ होने के बाद कंगना रनौत की टिप्पणी भी जरूर बनती है और ऐसे में सुप्रिया के पोस्ट पर कंगना ने जवाब दिया कि प्रिय सुप्रिया जी, एक कलाकार के रूप में अपने करियर के पिछले 20 वर्षों में मैंने हर तरह की महिलाओं की भूमिका निभाई है। क्वीन में एक भोली भाली लड़की से लेकर धाकड़ में एक आकर्षक जासूस तक, मणिकर्णिका में एक देवी से लेकर चंद्रमुखी में एक राक्षसी तक, रज्जो में एक वैश्या से लेकर थलाइवी में एक क्रांतिकारी नेता तक। कंगना ने आगे कहा, सभी महिलाएं अपनी गरिमा की हकदार है। हमें अपनी बेटियों को पूर्वाग्रहों के बंधनों से मुक्त करना चाहिए। हमें उनके बॉडी पार्ट्स को लेकर जिज्ञासा से ऊपर उठना चाहिए और सबसे बढ़कर हमें जीवन या परिस्थितियों को चुनौती देने वाली सेक्स वर्कर्स को किसी तरह के दुर्व्यवहार या अपमान के रूप में इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। हमने जो है उस पे रिएक्शन दिया है। मेरी जो है मैंने उस पे आपको जवाब दिया है। अगर आप देखें तो मैंने उस पे जवाब दिया है कि मैं एक अभिनेत्री हूँ और अभिनेत्री होने के कारण या जो भी किसी भी महिला का कोई भी, चाहे उनका व्यवसाय हो, कोई भी उनका काम हो, पेशा हो, हर महिला, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो एक्ट्रेस हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो या वो चाहे सेक्स वर्कर हो, किसी भी तरीके की जो महिला है वो डिग्निटी जो है वो डिजर्व करती है। तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत की सफाई पर बीजेपी नेता अमित मालीवाल ने भी सवाल उठाए हैं। मालीवाल ने कहा कि अगर आपका अकाउंट वही पोस्ट कर रहा है जिसे पैरोडी अकाउंट ने पोस्ट किया, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि दोनों अकाउंट्स के एडमिन एक ही है। ऐसा करने के लिए व्यक्ति को विक्षिप्त होने की हद तक आत्म अभिमानी होना पड़ता है। और कंगना रनौत जी के बारे में जो अभद्र और भद्दी पोस्टिंग
इंस्टाग्राम पर सुप्रिया श्रीनेत, जो इनकी सोशल मीडिया आईटी टीम की हेड है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उन्होंने की, ये अस्वीकार्य है, परंतु ये कांग्रेस की मानसिकता को झलकाता है। अभी कांग्रेस ने लाल सिंह नाम के एक व्यक्ति को टिकट दिया, जो 8 साल की बच्ची कठुआ में जिसके साथ बलात्कार हुआ था, उसके बलात्कारियों के साथ खड़ा था। हम डिमांड करते हैं कि न केवल सुप्रिया श्रीनेत पर इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई हो, पर अगर प्रियंका वाड्रा लड़कियों लड़ सकती हूँ को मानती है, तो खड़गे जी, प्रियंका जी और राहुल जी इस व्यक्ति को तुरंत अपनी पार्टी से निकाले और माफी मांगे। आज हमने कांग्रेस का एक बयान सुना, भारत की बेटी के लिए, एक महिला के लिए और भारत के कलाकार के लिए। कंगना रनौत जो मंडी से लोकसभा की प्रत्याशी बनी है, लेकिन कांग्रेस का बयान, मैं हैरान हूं कि कांग्रेस की महिलाओं के प्रति और भारत के कलाकारों के प्रति, बेटियों के प्रति ये ऐसी घिनौनी सोच है। जो संस्कार युक्त हैं, जो समझदार हैं, उनको अच्छी तरह पता है कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में क्या अंतर है। रियल लाइफ में एक कलाकार को कई चरित्र निभाने पड़ते हैं, तो क्या वो जो चरित्र निभा रहा है उसका रियल लाइफ का वही चरित्र बनाओगे आप कांग्रेस के लोग? ये आपके संस्कार हैं। लेकिन कांग्रेस की ये सोच, मुझे लगता है कि मेरे साथ साथ देश के एक आम मानवी को भी हिलाकर रख दिया होगा। कंगना रनौत के लिए दिए गए कांग्रेस के प्रवक्ता के बयान को हम कड़ी निंदा करते हैं, और महिलाओं के प्रति ये सोच अगर कांग्रेस की है तो देश की महिलाएं भी इसका जवाब देंगी, देश के लोग भी जवाब देंगे। देखिए किसी भी महिला के बारे में इस तरीके का कमेंट करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, काबिल एतराज़ है। अगर उन्होंने ये कहा है कि ये किसी ने एक्सेस कर लिया है और ये कमेंट डाला है, तो मैं चाहूँगा कि सरकार को चाहिए कि इसका इन्वेस्टिगेशन करे, किन लोगों ने किया है, किसने ये कमेंट किया है, जिसने भी ये कमेंट किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और भद्दी टिप्पणी जो सुप्रिया श्रीनेत ने की है, इसके हम कड़े शब्दों में आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी उनने गलती की है, और उसके बाद मुझे हैरानी इस बात को लेकर के कि ये मेरा अकाउंट नहीं था, मेरा ये तो पैरोडी अकाउंट था और उसमें किसी ने इस प्रकार से किया है, लेकिन हैंडल कौन कर रहा है उसको? उनके खिलाफ क्या मामला दर्ज किया? क्या कंप्लेंट उनको करनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ये देवभूमि हिमाचल की अस्मिता, मंडी की अस्मिता के शान के खिलाफ जिस प्रकार की टिप्पणी उन्होंने की है, और दुख तो इस बात का है कि एक महिला ने, स्वयं महिला होकर के उसने टिप्पणी की है। और वहीं आज का दूसरा चर्चित मुद्दा रहा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीजेपी सांसद दिलीप घोष का। दरअसल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बीजेपी सांसद दिलीप घोष ने गजब की टिप्पणी कर दी। दिलीप घोष ने कहा कि ममता जब गोवा जाती हैं तो खुद को गोवा की बेटी कहती हैं, त्रिपुरा में खुद को वहां की बेटी बताती हैं। वो तय करें कि उनके पिता कौन है, किसी की भी बेटी बन जाना अच्छा नहीं है। इसको लेकर राजनीति तेज हो गई है। तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी ने मंगलवार 26 मार्च को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर घोष का एक वीडियो शेयर किया। इसमें घोष ने ममता के पिता को लेकर बयान दिया है। तो जिस तरह से लगातार अब आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है और हम देख रहे हैं कि अब इसमें जवाबी हमले भी शुरू हो गए हैं, जुबानी जंग तेज हो गई है। दिलीप घोष ने जिस तरह से ममता बनर्जी को लेकर टिप्पणी की है और उसे पोस्ट किया है, अब उनके खिलाफ भी रिएक्शंस आने शुरू हो गए हैं। বাংলা নিজের ভাইপোকে চায়, বিহার ইউপি থেকে। দিদি গিয়ে গোয়াতে বলেন আমি গোয়ার মেয়ে, ত্রিপুরার আমি ত্রিপুরার মেয়ে। মানে বাপ তো ঠিক করুন, যাত্রার মেয়ে হওয়া ঠিক নয়।
तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर के टीएमसी ने घोष का वीडियो शेयर करते हुए एक्स पर लिखा कि मां दुर्गा के पूर्वजों से लेकर के सीएम ममता के वंश पर सवाल उठाने वाले दिलीप घोष का नैतिक दिवालियापन हो चुका है। हिंदू धर्म की देवी हो या भारत की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री, घोष के मन में महिलाओं के लिए कोई सम्मान नहीं है। अगर हम कुछ साल पीछे जाएं तो साल 2021 में भी दिलीप घोष ने मां दुर्गा पर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि भगवान राम एक राजा थे, कुछ लोग उन्हें अवतार मानते हैं, हम उनके पूर्वजों के नाम जानते हैं, ये सवाल उठाया था। घोष के बयान को लेकर के काफी विवाद हुआ था। अब इसके बाद टीएमसी ने ममता पर आपत्तिजनक टिप्पणी और आदर्श आचार संहिता उल्लंघन करने के आरोप में घोष के खिलाफ राज्य चुनाव आयोग से शिकायत की है। साथ ही घोष से माफी की मांग भी की गई है। इस पर टीएमसी नेता कुणाल घोष ने क्या कुछ कहा है, ये आपको सुनवाते हैं। प्रोटेस्ट किया, इलेक्शन कमीशन में हमारा जो कंप्लेन वो दायर किया। देखिए, आप दिलीप घोष खुद फ्रस्ट्रेशन में है। वो जो आदि भाजपा और नई भाजपा का जो लड़ाई है, तो नई भाजपा उनको इंसल्ट करके, उनको इग्नोर करके, उनको जो पुराना जो सीट है उससे हटाकर दूसरे जगह भेज दिया है, भागो यहाँ से। तो उससे वो जो इंसल्टेड, इग्नोर्ड फील किया है, इंसल्टेड फील किया, उनका तो दम नहीं है, उनका पार्टी में उनका बेइज्जती हो रहा है, उसका प्रोटेस्ट करने का वो दम दिलीप घोष के नहीं है। आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन वो अभी ममता दीदी के बारे में ये तो सीएम ममता बनर्जी को लेकर बयान दिया दिलीप घोष ने। वहीं सुप्रिया श्रीनेत ने जिस तरह से कंगना रनौत को लेकर एक्स पर पोस्ट किया, ये सभी बातें बता रही हैं कि चुनावी मौसम है और ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। लेकिन गरिमा जरूर बनाए रखना चाहिए सभी नेताओं को, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा सुप्रिया श्रीनेत की एक्स पोस्ट पर जो विवादित टिप्पणी उन्होंने कंगना रनौत को लेकर कही, वो कहीं ना कहीं महिलाओं के सम्मान में अभद्रता कही जाएगी। और खुद सुप्रिया श्रीनेत भी एक महिला है, हालांकि उनकी तरफ से कहा गया कि उनका अकाउंट हैक हो गया था, यानी उनके ट्विटर हैंडल से एक्स पोस्ट से किसी और ने इसे पोस्ट किया है। वो कभी ऐसा नहीं कर सकती है किसी महिला के खिलाफ। लेकिन बीजेपी इसको लेकर काफी मुखर हो गई है और साफ तौर पर कांग्रेस पर यह आरोप लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस की यही सोच है, यही शैली है और उनका बर्ताव महिलाओं के प्रति ऐसा ही है। लेकिन इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। वहीं अगर बात करें दिलीप घोष की, तो उन्होंने ममता बनर्जी को लेकर जो शब्द इस्तेमाल किए हैं वो वाकई अपमानजनक हैं और ऐसे में अब ये जुबानी जंग और बढ़ती जाएगी, रुकेगी नहीं। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। के मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक है, वो हमारे साथ बने हुए हैं। साथ ही साथ के शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो भी राजनीतिक विश्लेषक है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया पर। और मेरा पहला सवाल के मिश्रा जी से। मिश्रा जी, आपसे हम ये समझना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आज के दिन हमने देखा कि कांग्रेस की तरफ से सुप्रिया श्रीनेत ने जिस तरह की टिप्पणी एक्स पर की, वो काफ़ी अभद्र थी। वहीं दिलीप घोष जो कहते हैं बीजेपी महिलाओं का सम्मान करती है, उनकी तरफ से भी ममता बनर्जी को लेकर जो सवाल पूछा गया है वो भी कहीं शोभनीय नहीं था। भारत एक बहुत समृद्ध भाषाई रूप से, बोलचाल, शब्दों के प्रयोग से, व्याकरण, ग्रामर, साहित्य से बहुत ही रिच है, समृद्ध है, लेकिन संवेदनशील भी है। इसीलिए कई बार बोला गया है कि बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जान ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। ये तो एक उदाहरण है, ऐसे सैकड़ों उदाहरण हजारों साल से हमारे समाज में प्रचलित है, मुहावरे वगैरह। तो शब्दों की मर्यादा को लांघना बहुत नुकसानदायक हो सकता है भारतीय समाज में। मैंने बोला कि भारतीय समाज अपने आप में बहुत सेंसिटिव समाज है। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़, नेता कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, आप अगर सभ्य समाज में रहते हैं और सामाजिक कार्यों, राजनीतिक कार्यों में हैं, तो आपको ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये सिचुएशन आनी ही नहीं चाहिए। अगर आप या आपके मैनेजर फेसबुक हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप पूरे देश को कैसे हैंडल करेंगे? फिर बोलेंगे जी पासवर्ड किसी ने चुरा लिया, किसी ने हैक कर लिया। ये बचकाना टाइप का है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि यहाँ पे शब्दों का प्रयोग बहुत संभल के करना चाहिए। और सुप्रिया श्रीनेत की बात करें, जो कि हमेशा टीवी पे आती हैं,
अपने पार्टी की मेरे ख्याल से कांग्रेस की सबसे बड़ी रिप्रेजेंटेटिव अगर मीडिया में देखा जाए तो वही है। उनको तो बहुत संभल करके ये चीज़ें बोलना चाहिए। कांग्रेस का तो मुझे ऐसा लगता है एक बार गलती हो, 2 बार गलती हो, समझ में आता है, लेकिन कुंभकर्ण जब तपस्या कर रहा था तो वो मांगना चाहता था इंद्रासन, तो माँ सरस्वती आके उसके जीवा पे विराजमान हो गई, उसके मुंह से निकल गया निद्रासन। तो वो सोता था 6 महीने और 6 महीने जागता था। यही हालत 2014 से कमोबेश, अब क्या कारण है पता नहीं, कांग्रेस के नेताओं के साथ चलता आ रहा है। अभी राहुल गांधी एक शक्ति से लड़ रहे थे, हिंदू धर्म की, फिर शक्ति का अपमान। इसके पहले देखिए 2014 से ही कांग्रेस के नेताओं से कई ऐसी जवान की एक छोटी सी गलती, एक छोटे से जो है गलत शब्द ने पूरे जीते हुए चुनाव का पासा पलट दिया और ये लोग चुनाव हार जाते हैं। तो इस पे तो मैं यही सविनय निवेदन कर सकता हूँ, आदमी ऐसे शब्दों का प्रयोग कब करता है जब उसके पास ज्ञान की कमी हो जाती है, तर्कों की कमी हो जाती है, अपने आप को व्यक्त करने के लिए भाषा शैली की कमी हो जाती है, तब वो इतने छिछोरे स्तर पे उतरता है। स्पेशली पब्लिक लाइफ, टीवी मीडिया वगैरह में, सोशल मीडिया पे अगर कोई आदमी आता है तो ये मान लीजिए कि ज्ञान के रूप से, भाषा के रूप से, कल्चर के रूप से वो दिवालिया हो गया है। उसके पास शब्द नहीं है, उसके पास विचार नहीं है, तो ओछे विचारों का सहारा लेकर के वो अपने एंगर को, अपने आक्रोश को अटैक करता है अपने राइवल पार्टी पे। तो कोई भी हो, शब्दों की मर्यादा रखे रहिए। हिंदी, बंगाली या कोई भी कल्चर हो, भाषा हो भारत में, वो इतनी रिच है, शब्दों की भरमार है कि आप अटैक अगर किसी पे करना चाहें तो शालीन शब्दों के साथ बहुत अच्छे तरीके से आप प्रहार कर सकते हैं। अगर बिल्कुल नहीं है है जी, तो आप शालीन शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, गरिमा में रहना चाहिए। और जिस तरीके की राजनीति इन दिनों देखने को मिल रही है, ना तो भाषा का ख्याल रखा जा रहा है, ना ही मर्यादा का। के शर्मा भी हमारे साथ बने हुए हैं। के जी, देखिए जिस तरीके से अब बयान सामने आया है कंगना रनौत को लेकर के, इससे पहले हमने देखा कि कांग्रेस नेताओं की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से शक्ति को लेकर के बयान सामने आए, और आज एक बार फिर से कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत की तरफ से कंगना रनौत को लेकर, महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करना, चुनाव नजदीक और उससे पहले महिलाओं को लेकर के इस तरीके के बयानबाजी करना, किस तरीके से देखते हैं आप? क्या समझते हैं इन सब चीजों से? चुनाव में फायदा कि नुकसान? लगता हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है शर्मा जी से। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, सुन पा रहे हैं सर, दीजिए, जवाब दीजिए। हाँ, किसी भी पार्टी के द्वारा ऐसा कोई शब्द यदि बोला जाता है तो वो निंदनीय है और निंदनीय ही रहेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे पीएम बोले, चाहे सीएम बोले, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोले, चाहे वो प्रवक्ता बोले। लेकिन ये बात हमारे ए.के. मिश्रा जी जो हमारे साथ साथी है, वो इस बात को भूल गए कि ये फेसबुक पे हैक होना, ट्विटर अकाउंट हैक होना, ये किसी भी पार्टी के लिए पहली बार ये नहीं हुआ है। ये कई बार ऐसा हुआ है कि बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस के हर पार्टियों का ट्विटर अकाउंट हैक हुआ है या फेसबुक अकाउंट हैक हुआ है। ये कोई नई बात ही है। और यदि ये कंगना रनौत के जो स्टेटमेंट पे जो उन्होंने माफी मांगा है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। यदि उसने ऐसा बोला होता तो फिर वो माफी नहीं मांगती। हमारे ए.के. मिश्रा जी ये चीजों को ध्यान, दूसरी जो स्टेटमेंट है वो देखे नहीं। सबसे बड़ी बात है कि मुद्दा जो है ना, बीजेपी को एक क्या है कि फुल टॉस बॉल खेलने की आदत हो गई है। कभी भी उनका ये नेचर नहीं रहा है कि जो बेसिक मुद्दा देश की है, महंगाई, बेरोजगारी, उस पर बातचीत, चर्चा या विकास, जो मोदी के राज्य में जो 10 सालों में जो विकास हुआ है, उस विकासों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इस तरह के स्टेटमेंट जो है, यदि वो माफी नहीं मांगी होती तब तो ये, लेकिन आज यदि वो माफी मांग ली है और उन्होंने बोला कि मेरा ट्विटर अकाउंट हैक हो गया, मानी मैं झूठ भी हूँ तो अब हैक ही माना जाएगा। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन जब तक जांच की रिपोर्ट नहीं आ जाती, इस पे तो मैं कमेंट ए.के. मिश्रा जी करना चाहिए, ना बीजेपी के किसी प्रवक्ता को या एमपी को करना चाहिए, और ना तो कांग्रेस के किसी पार्टी को। अब इसी बात पे आपने जिस तरह से कुणाल घोष की बात आपने जो सुना, यदि वो भी माफी मांग लेते हैं तो वो भी बात वही खत्म हो जाती है। लेकिन कुणाल घोष ने माफी नहीं मांगा तो वो निंदनीय है। आपने देखा होगा कि जो मुद्दा जो होती है वो हमेशा ये कहते हैं ना, कहावत है, ये जुबान जो है पान भी खिलाती है और ये जुबान जो है मार और बेइज्जती भी खिलाती है। यदि आप अपने जो है ना, लेकिन विरोध जो है प्रचार का माध्यम होता है। ये बात माफी मांगने के बाद भी बीजेपी नेता और कंगना रनौत जिस तरह के
बड़ा इंपॉर्टेंट होता है विरोध, और जितना प्रचार होगा उतनी फेमस होगी। जी, चुनाव में क्या प्रभाव पड़ेगा शर्मा जी लेकिन इसका? देखिए मैंने क्या बोला, उनका जो स्टेटमेंट है चुनती है, कोई आदमी उसको माफ नहीं करेगा, लेकिन यदि उनके माफी नामा आ गया, कहते हैं ना कि बड़े से बड़े डिफेमेशन केस में मैं भी उठाते हैं, डिफेमेशन केस में यदि कोई आदमी बोलता है कि मेरे से जानबूझ के ऐसा हो गया है, ये मेरी गलती नहीं है, तो अब यहाँ तो कोई बोलती किसी स्टेटमेंट दे देता है, उसके बाद बोलता कि मेरे से गलती हो गई है, उसको भी कहते बार सुबह का भूला है, जो शाम में लौट आए तो उसको भूला नहीं करते। इस बात को हमेशा रखना चाहिए। और यही बात है कि जो फुलटॉस बॉल खेलने की आदत हो गई है जो बीजेपी की है ना, कि बना बॉल, चाहे वो शक्ति की बात कर रहा है, शक्ति की बातों में बाद में विच्छेदन भी हो चुका है कि शक्ति किस थी, असुर शक्ति और दैवी शक्ति की बातचीत चल रही थी, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। और देखिए जैसे बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और बेटी बढ़ाओ, इस स्टेटमेंट जिस तरह से, तो वो भी श्रीमंत चल गया। यदि उस मुद्दे पे आज तक बहस होती तो नया मुद्दा तो आता ही नहीं। तो ये देखिए आपने देखा होगा जिस तरह से कठुआ शब्द की युद्ध किया बिदोरी साहब ने, वही पार्लियामेंट सभा में एक सेकुलर देश होते हुए संविधान बदल जाए, बिल्कुल केके जी, लेकिन देखिए जिस तरीके से चुनाव नजदीक है, विरोध करना लाजमी है, विरोध कीजिए, टिप्पणियां कीजिए, लेकिन भाषा की मर्यादा को बनाए रखना भी बेहद ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। चलिए आप दोनों हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी इस चर्चा को कंटिन्यू रखेंगे। बिल्कुल, और यहाँ पर रुकेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, शराब घोटाले में 31 गिरफ्तारियों पर ऐसी तनातनी नहीं बनी जैसी 32वीं गिरफ्तारी पर बन रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ साथ बीजेपी भी जोरदार प्रदर्शन कर रही है। तो आपको बता दें, जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रदर्शन हो रहा है और ऐसे में लगातार विरोध किया जा रहा है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर। और यहाँ पर जिस तरह से आम आदमी पार्टी का ये प्रदर्शन रहा, पुलिस ने इन्हें हिरासत में लिया है और शराब घोटाले में 31 गिरफ्तारियों पर ऐसी तनातनी नहीं देखी होगी जैसे कि 32वीं गिरफ्तारी पर बनी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जब गिरफ्तार किया। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। इतनी तानाशाही नहीं चलेगी, इन्हीं के दम पे तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कि आज हिरासत में है तो भी दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता है। उन्होंने एक डायरेक्शन मुझे भेजी है कि सीएम साहब ये जान के बेहद व्यथित हैं कि दिल्ली के कई अस्पतालों में और मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हैं। और इस तरीके की सूचना मुख्यमंत्री जी को मिली है कि कई मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर जो मुफ्त टेस्ट होते थे उसके अंदर समस्या आ रही है। तो उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि इसके ऊपर जल्द से जल्द उचित कदम उठाए जाएं और ये सुनिश्चित किया जाए कि सभी अस्पतालों में, मोहल्ला क्लिनिकों में सारी दवाइयाँ और सारे टेस्ट मुफ्त मिलें और उनकी उपलब्धता कम ना हो। मैं अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से सभी दिल्ली के लोगों को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आपका मुख्यमंत्री चाहे जेल में है। पुलिस के पीछे पहले दिन से भाजपा छुप रही है, भाजपा के नेता छुप रहे हैं, प्रधानमंत्री छुप रहे हैं। हमें लगता है कि आज दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल की इस गिरफ्तारी के खिलाफ, इस तानाशाही के खिलाफ लड़ रहे हैं। पुलिस चाहे जितना मर्जी छावनी बना ले दिल्ली को, ये लड़ाई जारी रहेगी। आगे ये आंदोलन जारी रहेगा जब तक
इस बात का जवाब नहीं देते प्रधानमंत्री कि आखिर अरविंद केजरीवाल को जेल और शरद रेड्डी को बेल क्यों दिया गया, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। तो देखिए, एक तरफ तो आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम केजरीवाल का इस्तीफा मांग रहा है। दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान स्थिति काफी ज्यादा बिगड़ी हुई दिख रही है। पुलिस फोर्स चप्पे चप्पे पर मौजूद रही। बावजूद इसके आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का उग्र विरोध देखा गया है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर उतर बीजेपी प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए दिल्ली पुलिस ने वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। पुलिस ने भीड़ हटाने के लिए वाटर कैनन चलाया और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं। तो दूसरी तरफ पुलिस बल भी मुस्तैद है चप्पे चप्पे पर। और इसके बाद भी जब प्रदर्शनकारी नहीं माने तो पुलिस ने एक एक कर सभी को डिटेन करना शुरू कर दिया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को दिल्ली पुलिस ने डिटेन किया। भीड़ को बसों में भर करके रवाना किया गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कार्यकर्ताओं को हटाने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा। दिल्ली का मुख्यमंत्री कट्टर बेईमान है, भ्रष्टाचारी है, उसने दिल्ली के पैसों को लूटा है। उसके इस्तीफे की मांग को लेकर हम दिल्ली सचिवालय जा रहे हैं। कोई सरकार नहीं चल रही। आम आदमी पार्टी का जैसे चरित्र फर्जी है, इनके आदेश भी फर्जी है। 9-10 सालों से आप सरकार में, लोगों को पानी मिल नहीं रहा, बिल गलत आ रहे हैं, गंदा पानी आ रहा है। आज आपको पानी की चिंता याद आ रही है। अस्पतालों में नकली दवाइयां देने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया। लोगों को जान से खेलने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया। आज इनको स्वास्थ्य की चिंता हो रही है। सिर्फ सारा का सारा फर्जी वाला अरविंद केजरीवाल। ऐसे में वो नौटंकी कर रहे हैं कि मेरे को दिल्ली की बड़ी चिंता है। 9 साल जब आपको मौका मिला तब तो आप शराब घोटाले करते रहे, शराब तस्करों का साथ देते रहे, और अब आप कहते हैं कि दवाइयां नहीं है, पानी नहीं है। मंत्री को पता नहीं है, भारद्वाज को नहीं पता कि दवाइयां हैं या नहीं है, लेकिन जेल में जो 9 साल तक किसी काम नहीं किया वो कह रहा है। इसलिए जैसे सत्येंद्र जैन सपना लेके आए थे कि मैं जेल से जेल मंत्री रहूंगा, ऐसे अरविंद केजरीवाल सपना देख रहे हैं। हमने पहले भी प्रचंड विरोध करके सत्येंद्र जैन को मजबूर किया था। अरविंद केजरीवाल जी को भी भ्रष्ट मुख्यमंत्री को मजबूर करेंगे कुर्सी छोड़ने के लिए। शराब नीति घोटाला मामले में केजरीवाल को 21 मार्च को उनके आवास से गिरफ्तार किया गया था। वो 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में है। केजरीवाल ईडी कस्टडी से सरकार चला रहे हैं। वहीं आज उन्होंने दूसरा सरकारी आदेश भी जारी किया। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय को निर्देश दिए कि मोहल्ला क्लिनिक में गरीबों के लिए दवाओं की कमी नहीं होनी चाहिए। लोगों को मुफ्त जांच और दवाई मुहैया कराई जाए। बता दें कि केजरीवाल ने 24 मार्च को जल मंत्रालय के नाम पहला सरकारी आदेश जारी किया था। उन्होंने जल मंत्री आतिशी को निर्देश दिया था कि दिल्ली में जहां पानी की कमी है वहां टैंकर्स का इस्तेमाल करें। तो वहीं हमारे साथ पैनल भी जुड़ा हुआ है। एके शर्मा जी, माफ कीजिएगा, एके मिश्रा जुड़े हुए हैं। एके जी, आपसे शुरुआत करते हुए देखिए, जिस तरीके से दिल्ली में सियासत तेज है, अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की चलेगी और हमें जेल से सरकार चलानी पड़े हम चलाएंगे। ईडी की कस्टडी में है, लेकिन ईडी की कस्टडी में होते हुए 2 आदेश जारी कर दिए गए हैं और इसकी खबर ईडी अधिकारियों को नहीं है। ये सवाल बड़ा उठ रहा है। देखिए मैम, अभी जो आम आदमी पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री थे, उन्होंने बोला कि भाई उन्हें आदेश आया है, केजरीवाल ने दिया है। बड़ी हास्यास्पद सी चीज है कि 10-11 साल जब तक केजरीवाल मुख्यमंत्री रहे, एक लेटर पे साइन नहीं, एक चिट्ठी पे साइन नहीं। आज चिट्ठी पे चिट्ठी आ रही है उनके सिग्नेचर करके, वो भी जेल से आ रही है, आदेश आ रहे हैं। इसके पहले लिखित में अरविंद केजरीवाल ने कोई आदेश नहीं दिया। 3 दिन पहले तक, जब तक अरविंद केजरीवाल जेल नहीं गए थे, सारे मोहल्ला क्लिनिक हॉस्पिटल में सारी दवाएं, जांच की किट वगैरह सब अवेलेबल थी, सब एकदम चकाचक चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। 2 दिन के भीतर पूरा का पूरा मोहल्ला क्लिनिक, पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था दिल्ली की बैठ गई। जैसे ही केजरीवाल अंदर गए, उनको चिंता। 2 दिन में किसी स्टेट की कम से कम दवाएं भी तो हफ्ते 10 दिन के लिए, महीने भर के लिए बजट बना के हॉस्पिटल्स में स्टोर की जाती है। केजरीवाल जी जैसे ही अंदर गए, केजरीवाल इन, प्रॉब्लम आउट। अब देखिए, अभी जाके दिल्ली में पता करिए आम आदमी पार्टी के नेताओं से, तो पता चलेगा कि घर में पानी नहीं है, बिजली नहीं है, वो फ्री की बिजली। अभी ये बोलेंगे जो हम फ्री देते थे उसमें पैसा लगते आने लगा। ये सारी नौटंकी है, हास्यास्पद चीजें हैं। सवाल ये है कि आपका फाइट कानून से है, आपकी फाइट जो है ईडी से है। आप वहां पे अपने सबूतों को दीजिए कि आप बेगुनाह है, रेदर देन कि रोज एक चिट्ठी भेजना। जो आदमी कभी साइन नहीं करता था किसी पेपर पे, आज वो हर एक दिन चिट्ठी निकाल रहा है। किसी अस्पताल में प्रॉब्लम आ गई, शिक्षा मंत्री
इनके जो थे 1 साल से जेल में पड़े हैं। जब तक अरविंद केजरीवाल बाहर थे सारी शिक्षा व्यवस्था एकदम बढ़िया चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी। अब कल चिट्ठी आ जाएगी कि स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही है जी, ये भी चिट्ठी आ सकती है। 1 साल तक जब तक केजरीवाल बाहर थे तब तक दिल्ली में कोई दिक्कत नहीं थी, केजरीवाल अंदर गए सारी दिक्कत बाहर, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये जो विरोध वगैरह कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, ठीक है लोकतंत्र में, और एक तो केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा झटका है तो उनकी पार्टी एक्टिव है, वो विरोध करेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ये विरोध जन सैलाब का विरोध है। जैसे इनको जन सैलाब का समर्थन तो मिला था पूरे देश से, लेकिन जन सैलाब के विरोध इन जी यानी मिश्रा जी आप कह रहे हैं सिर्फ पार्टी विरोध कर रही है, लोगों का साथ यहाँ पर मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। के शर्मा जी, हम जिस तरह से देख रहे हैं चुनावी माहौल ये बनने लगा है, लेकिन अब एक सवाल ये भी उठ रहा है आम आदमी पार्टी को लेकर, क्योंकि सवाल यही है कि सीएम केजरीवाल क्या जेल से ही सरकार चलाएंगे? क्या उनकी पार्टी में कोई ऐसा दूसरा नाम नहीं है जो केजरीवाल की जगह ले पाए? गीतू जी, सबसे बड़ी तो बात है कि अभी तो ये लड़ाई है और इलेक्शन 2024 की जैसे जैसे ये नजदीक आता जाएगा ना, ये लड़ाई अभी पक्की जाएगी। पक्की वहां से और इस तरह की घटना ईडी सीबीआई और जितने भी तत्व है वो सबकी बात करती रहेगी। ये कोई नई बात नहीं लग जाएगी। और जैसे जेल को बेल का खेल चल रहा है कि जिस तरह से शरद रेड्डी को बेल दे दिया गया और केजरीवाल को जेल, तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है ना। अब रही बात इसमें कि जो बात है बीजेपी की दोहरी चाल जो चल रही है, आप देखो अभी हमारे भाई ने कहा कि असली ये जन सैलाब नहीं है, वो सैलाब है। तब मैं भाई से पूछा जाता है कि निशा जी से कि क्या बीजेपी का जो अभी जो आंदोलन उसका भी चल रहा है वो क्या जन सैलाब है? और यदि वो जन सैलाब नहीं है तो यह भी जन सैलाब नहीं है। यहाँ भी पार्टी के जांच करता है, वहाँ भी पार्टी का करता है। देखिए मैं राजनीतिक विश्लेषक हूँ, मैं जो सरकार की तारीफ करना मुझे नहीं आता, सरकार की तारीफ करे उसके लिए चमत्कार है, लेकिन अब चमत्कार नहीं है। शर्मा जी आप अपना विश्लेषण करिए, अपने तक सीमित रहिए। जेल मंत्री को आपने जेल पहुंचा दिया, आपके जैसे विश्लेषक ऐसी चाटुकारिता आप लोग करते हैं। हाँ, जो लोग उल्टा सीधा बोलेंगे उनको सपोर्ट करते हैं। इम्पोर्टेंट नहीं, आप पार्टी की तरफ से बोलिए। आपको समझ में नहीं आता मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि जब इन्होंने पहले आंदोलन किया था तो पब्लिक का सपोर्ट था, अब इनके साथ पब्लिक नहीं है, केवल इनकी पार्टी के लोग हैं। ये कोई जन आंदोलन का विरोध नहीं है, ये विरोध केवल आम आदमी के पार्टी के लोगों का है। ठीक है। और एक और खबर अपने दर्शकों को हम बता दें जरा कि हरिद्वार संसदीय सीट से बीजेपी उम्मीदवार त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया है। नामांकन दाखिल करने से पहले रावत ने सपत्नी हर की पैड़ी पहुंचकर मां गंगा की पूजा की और जीत का आशीर्वाद लिया। आपको बता दें कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए 23 मार्च को ऑनलाइन नामांकन किया था और इसके बाद आज उन्होंने 4 सेट में नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उम्मीदवार बनाए जाने पर पीएम मोदी का शुक्रिया भी अदा किया। नामांकन में त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ बीजेपी के कई विधायक और कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नॉमिनेशन भरा है और जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद भी किया, लेकिन भगवान का आशीर्वाद लेना भी नहीं भूले। इससे पहले वो हर की पैड़ी पहुंचे अपनी पत्नी के साथ और वहां पर मां गंगा की पूजा अर्चना की। उसके बाद अपना नामांकन भरा। हालांकि डिजिटली उन्होंने 23 मार्च को नामांकन भर दिया था, लेकिन अब फॉर्मली भी उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया है। और वहीं लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की छठी लिस्ट भी जारी कर दी है। इस लिस्ट में राजस्थान की 2 सीट और मणिपुर की 1 सीट पर बीजेपी ने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। वहीं मणिपुर में बीजेपी ने अपने 3 सांसदों का टिकट काटा है। उपद्रवियों ने जिन सांसद का घर जला दिया था, पार्टी ने उनका भी टिकट काटा है और उनकी जगह पर नए चेहरों को मौका दिया है। बीजेपी ने आगामी चुनाव में राजस्थान के दौसा से कन्हैया लाल मीणा और करौली धौलपुर सीट से इंदु देवी जाटव को उम्मीदवार बनाया। वहीं मणिपुर के इनर क्षेत्र थौना ओजम बसंत कुमार सिंह को टिकट दिया गया है। इनर मणिपुर से सभी 3 मौजूदा सांसदों को हटा दिया गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह को हटा दिया गया है। तो मणिपुर अशांति के दौरान उपद्रवियों ने इम्फाल में उनका घर जला दिया था।
तो वहीं गढ़वाल सीट से बीजेपी उम्मीदवार अनिल बलूनी ने भी लोकसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान बीजेपी ने नामांकन रैली में अपनी ताकत भी दिखाई है। बलूनी के समर्थक में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के साथ साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल समेत बीजेपी के तमाम नेता नामांकन में मौजूद रहे। नामांकन पत्र भरने के बाद टिहरी में जनसभा को भी संबोधित किया। जनसभा का आयोजन किया गया जिसमें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी खुद हिस्सा लिया है। तो देखिए, अनिल बलूनी भी अपना नामांकन दाखिल करने के लिए आज पहुंचे और उनके साथ बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता भी पहुंचे हैं। और आपको बता दें कि निशंक सरकार में वन्य जीव बोर्ड के उपाध्यक्ष भी बने थे अनिल बलूनी। और वहीं टिहरी लोकसभा सीट से माला राज्य लक्ष्मी शाह ने नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और टिहरी लोकसभा सीट के सभी विधायक मौजूद रहे। देहरादून के परेड ग्राउंड में इकट्ठा होकर बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता जुलूस के जरिए जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय पहुंचे थे। रानी राजलक्ष्मी शाह की शक्ति प्रदर्शन रैली में सीएम त्रिवेंद्र रावत समेत श्याम जाजू और मेयर सुनील उनियाल गामा समेत मसूरी विधायक गणेश जोशी भी मौजूद रहे। अब चलते हैं खबरों में आगे। मुरादाबाद जहां सपा के उम्मीदवार डॉक्टर एसटी हसन ने भी नामांकन दाखिल किया है। इस मौके पर उनके साथ देहात विधायक नासिर कुरैशी, कांग्रेस जिला अध्यक्ष असलम खुरेशी और इसके अलावा सपा जिला अध्यक्ष डीपी यादव और सपा के महानगर अध्यक्ष समेत कई नेता मौजूद रहे। एक बार फिर पार्टी ने उन्हें सपा उम्मीदवार घोषित किया है। उनके सामने बीजेपी से पूर्व सांसद कुंवर सर्वेश और बसपा से इरफान सैफी चुनावी मैदान में हैं। इस दौरान पूरे कलेक्ट्रेट परिसर में सुरक्षा कड़ी रही। साथ ही आपको बता दें कि नामांकन शुरू होने के साथ ही जिले में लोकसभा चुनाव को लेकर के हलचल तेज हो गई है। मुरादाबाद लोकसभा सीट पर पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा। इसमें कि जिले के मुरादाबाद शहर, मुरादाबाद देहात, कांठ, ठाकुरद्वारा और बिजनौर जिले के बढ़ापुर विधानसभा क्षेत्र के मतदाता शामिल होंगे। हमारा मुद्दा बेरोजगारी का है, हमारा मुद्दा महंगाई का है, हमारा मुद्दा किसान का है, जो इस वक्त आप सबको मालूम है कितना परेशान है। जो महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा है, आपके अखबारों में और आपके चैनलों पे हम रोज देखते हैं। लोग अपनी कितनी पीठ थपथपाएं, लेकिन मुद्दा सबको मालूम है। देश के अंदर खुशहाली हो, प्यार मोहब्बत हो और सांप्रदायिक सौहार्द हो। अगर सांप्रदायिक सौहार्द नहीं बचता है देश का, तो देश ना तो सुपर पावर हो सकता है और ना विकसित भारत बन सकता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पूर्व सांसद कुंवर सर्वेश सिंह ने अपना नामांकन दाखिल किया और इस दौरान उनके साथ नगर विधायक रितेश गुप्ता, पूर्व विधायक राजेश कुमार चुन्नू, विधान परिषद सदस्य गोपाल अंजान, डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त, महापौर विनोद अग्रवाल, बीजेपी जिलाध्यक्ष आकाश पाल और महानगर अध्यक्ष संजय शर्मा मौजूद रहे। वहीं कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नामांकन कार्य 11 बजे शुरू हुआ। आज बीजेपी, सपा, बसपा के प्रत्याशियों के नामांकन करने को देखते हुए जिला और पुलिस प्रशासन सुबह से सतर्क दिखाई दिया। हमें प्यार करता है, जनता हमारा परिवार है। 5 साल हमने जनता की सेवा की है। हारने के बाद हम एक ऐसे इंसान हैं कि अपनी लोकसभा में हमेशा उपलब्ध रहे, हर एक के दुख सुख में काम आए, हर एक की मदद करिए, सहयोग करा। भारतीय जनता पार्टी का एक कोई कार्यकर्ता अपने पूरे सरकार का 10 साल का लेखा जोखा लेकर जनता के बीच में जाएंगे। जो काम हमारी सरकार ने किए हैं, उन कामों के दम पे, विकास के एजेंडे के आधार पर, और हमारी सरकारों ने जो काम किए हैं, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सारे विषयों को लेकर चुनाव में जाएंगे। और मुझे विश्वास है कि बड़े अंतर से मुरादाबाद सहित उत्तर प्रदेश की सभी सीटें भाजपा जीतेगी और माननीय मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री। तो वहीं राजस्थान के चूरू लोकसभा सीट से बीजेपी के अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन दाखिल करने से पहले देवेंद्र ने अपने गांव में अपनी मां से आशीर्वाद लिया। वहीं नामांकन दाखिल करने के बाद पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और उम्मीदवार देवेंद्र
झाझड़िया ने अपनी जीत का बड़ा दावा करते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों पर जनता उन्हें वोट देकर जिताएगी। इस दौरान देवेंद्र के साथ पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, विधायक हरलाल सहारण, जिला प्रमुख वंदना आर्य और बीजेपी सुमित्रा पुनिया भी मौजूद रही। और ये वो तस्वीरें जब नामांकन दाखिल करने के लिए देवेंद्र पहुंचे थे और उनके साथ तमाम दिग्गज भी मौजूद थे। और देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि जब आप कोई भी काम शुरू करते हैं, कोई अच्छा काम करते हैं, तो उसके लिए पहले भगवान का आशीर्वाद लेना, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेना जरूरी हो जाता है। तो इसीलिए देवेंद्र ने सबसे पहले अपनी माँ का आशीर्वाद दिया, उसके बाद नामांकन दाखिल करने पहुंचे। और वहीं बीजेपी लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर संजीव बालियान ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन से पहले उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी मुजफ्फरनगर पहुंचे और बीजेपी कार्यालय पहुंचकर समर्थकों को संबोधित किया। नामांकन के समय डॉक्टर संजीव बालियान के साथ उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार और राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल और बीजेपी आरएलडी के जिलाध्यक्ष भी मौजूद रहे। जो यहाँ मुद्दे थे 65 साल आजादी के बाद भी, बिजली, सड़क और पानी, वे मुद्दे 10 साल में हल हुए हैं। कानून व्यवस्था इतनी बेहतर है कि शायद मेरे बाबा जी के समय भी कानून व्यवस्था ऐसी नहीं थी जो आज मुजफ्फरनगर की। पिछले 10 साल के काम और अगले 5 साल का जो विजन है, उसे लेकर जनता के बीच में जाएंगे। राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन, पूरी उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर विजय प्राप्त करेगा। डीएमके की उप महासचिव और मौजूदा सांसद कनिमोझी करुणानिधि ने तमिलनाडु के थथुकुडी लोकसभा क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ राज्य के मंत्री अनीता आर राधाकृष्ण और पी गीता जीवन के साथ साथ थथुकुडी मेयर एनपी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि कोनिमाझी ने 2019 में थथुकुडी लोकसभा सीट जीती थी। उन्होंने एनडीए की तिमिली साई साउंड राजन को 3,47,209 वोटों से के अंतर से हराया था। 2019 में बीजेपी और एआईएडीएमके गठबंधन में थी। द्रमुक नेता, जो कि दिवंगत मुख्यमंत्री करुणानिधि की बेटी और मौजूदा मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की बहन है, उनका मुकाबला अन्ना द्रुमुक के आर शिवासामी वेलुमणि और एनडीए के घटक दल तमिल मनीला कांग्रेस मुपनार के एसडीआर विजय सलीन से है। नामांकन के दौरान कोनिमाझी ने अपने हलफनामे में जानकारी दी है कि उनके पास 57.32 करोड़ रुपए की संपत्ति है। द्रुमुक नेता ने हलफनामे में यह भी बताया कि उनके खिलाफ 2G घोटाला मामले में 2 मामले लंबित है। और वहीं सत्तारूढ़ नेशनल पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार अगाथा के संगमा ने तुरा लोकसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया है। वो तुरा लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद हैं। नामांकन प्रक्रिया के दौरान अगाथा संगमा के साथ उनके भाई और मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा और उनकी मां सोराडिनी के संगमा भी मौजूद रहीं। इनके साथ ही एनपीपी के कई शीर्ष नेता भी वहां मौजूद रहे। उन्होंने तुरा में उपायुक्त कार्यालय का दौरा किया और नामांकन पत्र जमा किया। तुरा लोकसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस ने भी यहां अपना उम्मीदवार खड़ा किया है और इस सीट के लिए कांग्रेस ने पहले ही उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। This election is more about continuing on the path of development, and I feel that because NPP has given such a in these 6 years wonderful performance in its governance, and me being a member of the NPP and being a member of parliament belonging to the NPP, it is a teamwork and Mandirang Angna. और चलिए अब बात करते हैं असम के जोराहाट की, जहां से कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने जोराहाट लोकसभा सीट से पार्टी उम्मीदवार के रूप में नामांकन पत्र दाखिल किया है। इस मौके पर कांग्रेस नेता गोगोई पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन कुमार बोरा और राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष देवव्रत सेकिया मौजूद रही है। वहीं गौरव गोगोई ने निर्वाचन अधिकारी पुलक कुमार महंत को अपना नामांकन पत्र सौंपा है। तो वहीं कांग्रेस उम्मीदवार गोगोई जोराहाट स्टेडियम में से जुलूस के साथ निर्वाचन अधिकारी कार्यालय तक पहुंचे थे। आपको इसी के साथ ये भी जानकारी दे दें कि जोराहाट लोकसभा क्षेत्र में 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। और वहीं असम की डिब्रूगढ़ लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने असम के डिब्रूगढ़ संसदीय क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया और इस दौरान उनके साथ असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ साथ कई नेता भी मौजूद रहे। सोनोवाल ने चुनाव अधिकारी विक्रम कैरी को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। आपको बता दें कि इस बार सोनोवाल का मुकाबला इंडिया अलायंस के
लुरिन ज्योति गोगोई से होगा। 2004 में जेपी उम्मीदवार के रूप में इस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। दिग्गज कांग्रेस नेता एके एंटनी ने भी आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपना पर्चा दाखिल किया है। इस दौरान उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव को कांग्रेस पार्टी के लिए जीवन और मृत्यु का मुद्दा करार दिया है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस का मकसद बीजेपी को सत्ता से बाहर करना है। We want a change of government. That is why Congress is making all compromises all over the country with many parties. Because we want, even if we have to sacrifice some seats, we are sacrificing. Why? This election is very crucial for the nation. So we want to see a change of government. और हमारे साथ दो गेस्ट हमारे जुड़े हुए थे, के मिश्रा और इसके साथ माफ कीजिए एके मिश्रा और के शर्मा जी हमारे साथ जुड़े थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और फिलहाल इस खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।